मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटेन में नौकरशाही का उद्भव और उसके कार्यों का अवलोकन करेंगे। 1853 में नॉर्थ कोर्ट टेबेलियन रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश लोक सेवाओं में सुधार शुरू हुए। 1855 ग्रैंड स्टैन के अनुरोध पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1870 में नागरिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन हुआ। इसके बाद लोक सेवाओं के संगठन आदि में सुधार के लिए सन 1875, 1884, 1890, 1910, 1914, 1918 और 1931 में जांच के लिए समितियां नियुक्त की गईं और इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर अनेक सुधारात्मक कानूनों का निर्माण हुआ। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की कार्यपालिका है और प्रशासन के क्षेत्र में मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियां निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक हैं, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल को इन समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही नहीं करता, वरन इन कार्यों का एक बहुत बड़ा भाग लोक सेवाओं द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल तो उच्चतम स्तर पर शासन संबंधी नीतियों का ही निर्धारण करता है। इस नीति को कार्य रूप देने और उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन संभव बनाने के लिए मंत्रियों के अधीन लोक सेवाओं का एक विशाल समूह होता है और शासन के संचालन का अधिकार कार्य इन लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से लोक सेवाएं ब्रिटिश शासन व्यवस्था का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अंग है। जोसेफ चैम्बरलेन, मुझे संदेह है कि आप लोग लोक सेवा के सदस्यगण हमारे अर्थात मंत्रिमंडल के बिना विभाग का प्रशासन कर सकते हैं, किंतु मुझे एक बात का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग मंत्रीगण आप लोग लोक सेवकों के सदस्यों के बिना विभागों का कार्य नहीं कर सकेंगे। लोक सेवाओं का वर्गीकरण। लोक सेवा कर्मचारियों की पद सोपानात्मक आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये वर्ग इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रशासनिक वर्ग, नंबर 2 अधिशासी वर्ग, नंबर 3 विशिष्ट वर्ग, नंबर 4 लिपिक वर्ग, नंबर 5 लेखन सहायक वर्ग, नंबर 6 संदेश वाहक व निम्न वर्ग। इन सबके अतिरिक्त डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, शिक्षा विभाग आदि में विभागीय वर्ग भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति संबंधित विभागों द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में समस्त लोक कर्मचारियों की संख्या 7 लाख के लगभग है। लोक सेवा के सदस्यों में कुछ सामान्य बातें। 1855 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रारंभ में इस आयोग के 3 सदस्य होते थे, किंतु अब इनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है। आयोग के संस्था लोक सेवा के पुराने अनुभवी पदाधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राजमुकुट द्वारा की जाती है और ये अवकाश ग्रहण की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों की सामान्य योग्यता देखी जाती है और साक्षात के आधार पर उनकी चतुराई, चारित्रिक गठन और नेतृत्व के गुणों का अनुमान लगाया जाता है। आयोग के कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 सरकारी पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की योग्यता प्रमाणित करना। नंबर 2 नियुक्ति योग्यता संबंधी नियमों का निर्धारण करना। नंबर 3 नियुक्तियों एवं पद वृद्धियों की सूचना लंदन गजट में प्रकाशित कराना। आयोग यह सब कार्य वित्त विभाग की स्वीकृति से करता है, परंतु स्वस्थ परंपरा के रूप में आयोग की सिफारिश कभी भी अमान्य नहीं होती। प्रशिक्षण। 1944 में नियुक्त की गई एक समिति ने सुझाव दिया कि नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण का कार्य विभागीय द्वारा होता है। कोष की ओर से भी एक प्रशिक्षण
एवं सेवा विभाग की व्यवस्था की गई। समस्त नियुक्तियां परिवीक्षाधीन होती हैं। परिवीक्षा काल 2 वर्ष का होता है और इसमें योग्य पाए जाने पर उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। योग्यता में कमी पाए जाने पर परिवीक्षा काल बढ़ा दिया जाता है। पदोन्नति। ब्रिटेन में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता एवं योग्यता होता है। इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक पदोन्नति आयोग होता है, जिसमें विभाग के मुख्य अधिकारीगण होते हैं, जो वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक समझने पर साक्षात्कार के आधार पर विभागीय अध्यक्ष के पास सिफारिश भेजते हैं। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति आयोग की सिफारिश से असंतुष्ट हो, वह अपील कर सकता है। अवधि। ब्रिटेन में लोक सेवक स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और सरकार के परिवर्तन का उसकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी पद नियुक्ति आयु 60-65 वर्ष के बीच होती है। पद निवृत्त होने पर उन्हें निवृत्त वेतन मिलता है और उन्हें पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है। लोक सेवाओं के कार्य और उनका महत्व। मंत्रीगण अपने अपने विभाग के विशेषज्ञ होते हैं, जबकि लोक सेवक विशेषज्ञ। मंत्रियों के द्वारा लोक सेवकों की सहायता से ही अपने कर्तव्यों का संपादन किया जाता है। लोक सेवाएं ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और उनके कार्य की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है। नंबर 1, नीति निर्धारण में मंत्रियों को सहायता देना। नीति निर्धारण का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन नीति का निर्माण करने के लिए आवश्यक ज्ञान, तथ्य और सूचनाएं उच्च पदासीन स्थायी पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है। ये स्थायी पदाधिकारी मंत्रियों को बताते हैं कि एक विशेष प्रकार की नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भी योग्यतम स्थायी पदाधिकारियों से नीति निर्धारण के संबंध में परामर्श प्राप्त करते हैं। लोक सेवा के कार्यों के संबंध में सफाई डेल ने कहा है कि महान स्थायी पदाधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों द्वारा किए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना नहीं है, वरन उन्हें ये परामर्श देना है कि वे क्या निर्णय लें। नंबर 2, मंत्रियों को परामर्श देना। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शासन को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कोई न कोई मंत्री होता है और उसके नीचे राजनीतिक उपसचिव, स्थायी सचिव और उसके नीचे अनेक सचिव, परामर्शदाता, सहायक सचिव और बहुत से क्लर्क होते हैं। नीचे की श्रेणी के वे सब लोग अपने अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इन स्थायी पदाधिकारियों द्वारा मंत्रियों की आज्ञाओं का पालन तो किया ही जाता है, वे शासन संबंधी समस्याओं के संबंध में मंत्रियों को परामर्श भी देते हैं। वे अपना समस्त ज्ञान और अनुभव अपने राजनीतिक प्रधान के सामने रख देते हैं, यही मंत्री उन्हें स्वीकार करें या न करें। नंबर 3, मंत्रियों द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना। मंत्रिमंडल द्वारा विभिन्न विभागों के संबंध में जो नीति निर्मित की जाती है, उसे इन लोक सेवाओं द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। उच्च पदासीन लोक सेवक इन नीतियों के आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी करते हैं और इन आदेशों के आधार पर ही प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलता है। नंबर 4, विधि निर्माण संबंधी कार्य। विधि निर्माण के संबंध में भी लोक सेवा के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसद में अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं और मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित इन विधेयकों के प्रारूप या तो लोक सेवकों द्वारा ही स्वयं या मंत्रियों द्वारा लोक सेवकों की सहायता और परामर्श से तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में
प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, जिसका परिणाम ये हुआ कि संसद कानून की मोटी रूपरेखा तैयार कर नियम उपनियम बनाने का कार्य संबंधित लोगों को सौंप देती है। संबंधित विभागों में ये नियम उपनियम तैयार करने का कार्य लोक सेवकों द्वारा ही किया जाता है। नंबर 5, वित्त संबंधी कार्य। वित्त मंत्री द्वारा अपने विभाग के लोक सेवकों की सहायता से ही बजट तैयार करने का कार्य किया जाता है। आय और व्यय से संबंधित विभिन्न बातों के विस्तृत ब्यौरे को निश्चित करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और यह विशेषज्ञता विभाग के मंत्री को नहीं वरन स्थायी पदाधिकारियों को ही प्राप्त होती है। वस्तु स्थिति यह है कि लोक सेवकों द्वारा पग पग पर मंत्रियों को सहायता और परामर्श देने का कार्य किया जाता है। मंत्रियों को विभाग के कार्यों के बारे में निम्न प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उनको भी स्थायी सचिव ही तैयार करते हैं। रैमजे मोर जैसे लेखकों का तो विचार है कि वर्तमान समय की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन वस्तुतः लोक सेवाओं के द्वारा ही किया जाता है। वे लिखते हैं, नौकरशाही पिछली शताब्दियों में, विशेषतया पिछली पीढ़ी में हमारी सरकार की पद्धति में जितना अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व बन गया है, उसे पाठ्यक्रम की पुस्तक उतना अनुभव नहीं करती है। यह वास्तव में हमारी पद्धति का प्रभावशाली और सक्रिय विभाग बन गया है। नौकरशाही स्थायी लोक सेवकों की शक्ति न केवल प्रशासन में अपितु कानून निर्माण और वित्त के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। नंबर 6, अर्ध न्यायिक कार्य। आजकल लोक सेवकों को अर्ध न्यायिक प्रकृति के कार्य भी करने पड़ते हैं। इसका कारण है प्रशासकीय अधिनिर्णय अथवा न्यायिक निर्णय प्रथा की शुरुआत। प्रशासकीय कानून तथा प्रशासकीय अधिनिर्णय के फलस्वरूप प्रशासन ने केवल शासन करने है अपितु न्याय भी करते हैं। प्रशासकीय अधिनिर्णय प्रारंभ होने के यही कारण है जो प्रत्यायोजित विधि निर्माण प्रारंभ होने के हैं। जैसे जैसे राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, प्रशासकीय अधिनिर्णयों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है।